नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अगले 1 घंटे बात होने वाली है आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की। चैनल पर पूरा दिन वैसे भी आप स्टॉक स्पेसिफिक सलाह तो लेते ही रहते हैं, लेकिन इस शो में हम आपको एक रणनीति, स्ट्रैटेजी केवल एक स्टॉक खरीद को लेकर नहीं बताते हैं। आपके पूरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की प्लानिंग होती है, जिसमें भले ही आपने स्टॉक्स के जरिए इक्विटी बाजार में खरीदारी कर रखी हो या आपने म्यूचुअल फंड्स के जरिए इक्विटी बाजार में अपनी भागीदारी बढ़ा रखी है। सवाल यहाँ पर यह है कि आप किस तरह से अपने लक्ष्यों को और अपने निवेश को उनके साथ तालमेल बैठाकर आगे बढ़ते हैं, और इसी का नुस्खा इस शो में दिया जाता है हमारे एक्सपर्ट पैनल की तरफ से। तो चलिए बेहद खास शो लेकर आए हैं, शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए कहाँ करें निवेश, आज शो में बात होने वाली है एक मुश्त निवेश के लिए सबसे बेहतर प्लान की। कहाँ निवेश से होगा आपको मुनाफा, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही आज हमारी खास पेशकश, जहां पर एक पॉलिसी कैसे पाए 3 फायदे, रिटायरमेंट की टेंशन दूर करे, पेंशन इंश्योरेंस प्लान के साथ कैसे आपको मिल सकती है पेंशन, इस पर हमारी खास चर्चा आज होने वाली है। शाम को 6:30 बजे बताएंगे आपको कि कैसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको कई सारे फायदे मिल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कैसे आप अपने लिए इंश्योरेंस पेंशन जो है वो प्लान कर सकते हैं। और आपके पोर्टफोलियो पर हम आपको देंगे सलाह, बताएंगे आपके पोर्टफोलियो की प्लानिंग सही है या नहीं। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9619873567 हमारा नंबर है, जिसके ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया पे अगर लाइव देखते आए हैं या यूट्यूब पर भी फ़िलहाल देख रहे हैं, तो वहाँ भी अपने सवाल जो है आप छोड़ सकते हैं और हम आपको सभी सवालों के जवाब देंगे। ऑलराइट, चलिए तो आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पंकज मटपाल हैं जो कि एमडी हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के, और विश्वजीत पराशर जो कि म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है। दोनों ही लाइव हमारे एक्सपर्ट जो कि दर्शकों से लाइव बातचीत करेंगे और उनकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग भी करेंगे। आप दोनों का स्वागत है। और चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं, दर्शकों से जुड़ते भी हैं। क्या हमारे साथ सत्येंद्र शर्मा फोन लाइन पर हैं? जी सर, जी मैम। गुड इवनिंग सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। गुड इवनिंग मैम। ओके, गुड इवनिंग। जी। चलिए सर, आप 62 इयर्स ओल्ड हैं और एफडी में 10 लाख आपके पड़े हुए हैं, और ये मैच्योर होने वाले हैं अभी 25 तारीख को इस महीने के। जी मैम। ठीक है, तो इनको 5 साल के लिए आपको निवेश करना है? जी। ओके, बस इसी के निवेश को लेकर सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, एक्चुअली में क्या है मैम कि मेरे पास और 2-3 फंड है, जैसे आईसीसी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी फंड है, उसमें डाला हुआ है 7 लाख रुपया है। एक एक्सिस बैंक का बैलेंस एडवांटेज फंड है, उसमें डाला हुआ है 3 लाख रुपया, और एक एसबीआई का भी बैलेंस एडवांटेज है, उसमें भी डाला हुआ है मैम। लेकिन ये सब मतलब अपॉर्चुनिटी फंड तो बहुत अच्छा चल रहा है, बाकी दोनों बैलेंस फंड बहुत ही मतलब स्लो चल रहे हैं। इसके अलावा भी एफडी में डाला हुआ था, तो मैं चाहता हूँ आपकी गाइडेंस कि थोड़ा सा अगर आपकी गाइडेंस होगा तो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं 10 लाख रुपए पर? बिकॉज आप 62 इयर्स के हैं, आपने कहा है कि 5 साल के लिए आपको ये इन्वेस्टमेंट डालना है। सवाल मेरा आपसे ये है कि एंटायरली इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच से क्या आप खुश होंगे? क्योंकि देखिए, आप बैलेंस फंड की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, वो इसीलिए है क्योंकि ये बैलेंस फंड है, इक्विटी डेट दोनों का इसमें रेशियो होगा। ये आउट एंड आउट इक्विटी फंड्स नहीं है जहां पर शायद आप हायर रिटर्न्स की उम्मीद करें, तो इसीलिए आपको धीमापन थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। और बाद में आपको फंड के स्पेसिफिक्स में जाना होगा, इक्विटी पार्ट कहाँ कहाँ निवेश कर रहा है वो आपको देखना होगा। ब्याज दरें अभी घटना शुरू हुई हैं, तो उसका एक लैग्ड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। वो तो फंड की डिटेलिंग में आप जाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस क्यों स्लो है वो समझ में आएगी। बट अभी अगर मैं ये 10 लाख रुपए की बात करूं जो आपको एफडी से अब मैच्योर होके मिलेगा, वो उसके लिए आप कितना रिस्क ले सकते हैं? 5 साल का समय ही है या आप उसको बढ़ा भी सकते हैं अवधि को? एक्चुअली मैम बढ़ा भी सकते हैं, उसको बढ़ा भी देंगे, बढ़ा सकते हैं। अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको हम अग्रेसिव अप्रोच सुझा सकते हैं। 62 के आप हैं, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आप इन पैसों पर आश्रित नहीं हैं।
कि ऐसा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सीखा आपने। जी 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 मैम। ये आप वेल्थ क्रिएशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मैम, जी जी। आप इक्विटी से जुड़ा रिस्क समझते हैं? हाँ जी, समझ रहे हैं मैम, बिल्कुल समझ रहे हैं। समझ रहे हैं जी ना? ठीक है। जी ऑल राइट, तो ये क्लैरिटी आपने हमको दे दी पंकज जी। अब मेरे ख्याल से रणनीति काफ़ी क्लियर है। आई थिंक वी कैन गो बियॉन्ड 5 इयर्स ऑल्सो। तो मैं चाहती हूँ कि 7 से 10 साल का नज़रिया, और इन्वेस्टर काफ़ी कंफर्टेबल भी लग रहे हैं इक्विटी में रिस्क लेने से। एज को देखते हुए आमतौर पर हम इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच नहीं सजेस्ट करते हैं, बट देखिए अब एक नई खेप ऑफ इन्वेस्टर्स भी सामने आ गई है। पंकज जी, आप भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, भले ही वो जेंजीज हो या रिटायरीज हो, इक्विटी का महत्व हर कोई समझता है, इक्विटी से जुड़ा हुआ रिस्क भी हर कोई समझता है, और इससे बड़ी बात, लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है, आपका जो जोखिम है वो कम हो जाता है। इस बात को भी लोग अब समझना शुरू कर चुके हैं जहाँ तक इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात है। किस टाइप के फंड आप रेकमेंड करेंगे? कविता जी नमस्कार, विश्व जी नमस्कार, और हमारे सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार। कविता जी देखिए, आपने बहुत सारे सवाल पूछे सत्येंद्र जी से, और उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि वो किस उद्देश्य के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिस्क एपेटाइट उनका कैसा है। लेकिन मैं फिर भी एक बात जरूर कहूंगा कि जब रिटर्न्स बन रहे होते हैं तो उस वक्त पर सब सही लगता है, लेकिन जब गिरावट आती है मार्केट में तो कई बार निराशा दिखाई देने लगती है। तो इसके लिए सत्येंद्र जी, आपने जो कहा कि 3 फंड्स हैं, जिसमें से एक आपके पास में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है। ये जो फंड है ये एक इक्विटी फंड है और स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड है। ये इसके रिटर्न्स थोड़े अलग रहेंगे, और जो दूसरे आपके पास फंड्स हैं वो अच्छे फंड्स हैं, पर क्योंकि वो हाइब्रिड फंड्स हैं उसके रिटर्न्स आपको कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि यदि आप उदाहरण के तौर पर ये मानकर चलते हैं कि एफडी 7% रिटर्न देती है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि 10% मिले, तो यहां पर क्योंकि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो 7 के मुकाबले 10 यानी कि 3% का है, तो गिरावट के दौर में गिरावट भी थोड़ी कम होगी। बट यदि आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको 12% का रिटर्न मिल सके, तो आप 5% एक्स्ट्रा एफडी के मुकाबले उम्मीद कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि गिरावट होती है तो गिरावट भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए अपने पोर्टफोलियो में हर तरह के फंड होने चाहिए। जो आपने कहा कि 5 साल से आगे भी आप बढ़ सकते हैं, मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। पहली बात, मेरे हिसाब से इस वक्त पर जो माहौल है मार्केट का, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उस हिसाब से आपको अगेन जो हाइब्रिड फंड्स हैं जहां पर इक्विटी और डेट दोनों एलोकेशन होता है उन्हीं में इन्वेस्ट करना चाहिए। रिटर्न्स थोड़े कम बनेंगे लेकिन स्टेबिलिटी रहेगी। फिर जब मार्केट में सुधार आएगा उस वक्त पर आप स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यदि ये स्ट्रेटेजी आपको सही लगती है तो जिन बैलेंस एडवांटेज फंड में आपने किया हुआ है उनमें और टॉपअप कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ फंड्स में आपको और सजेस्ट कर सकता हूं, जैसे कि व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। आपके पास में मल्टी एसेट एलोकेशन नहीं है, आपके पास सिर्फ बैलेंस एडवांटेज है, तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आप शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा इन्वेस्को इंडिया अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी एलोकेशन आपको ज्यादा मिलेगा, है हाइब्रिड बट थोड़ी स्ट्रेटेजी अलग है, इसको भी शामिल किया जा सकता है। उसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, मेरे एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के फंड्स अच्छे माने जा सकते हैं। पर जो आपने कहा कि आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं और आप अवधि को बढ़ा भी सकते हैं, तो ऐसे में आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इसे कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस तरह के फंड्स को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन समझिए कि अगर मार्केट में गिरावट आती है, उतार चढ़ाव का कुछ माहौल होता है, तो ऐसे में जो फंड्स मैंने अभी बताए, बाद में जो प्योर इक्विटी फंड्स हैं वहां पर गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकती है कंपेयर टू ये जो हाइब्रिड फंड्स हैं उनके मुकाबले। केंद्र जी, जी मैम, जी मैम। कुछ और पूछना चाहते हैं आप? थैंक यू मैम, सोना जी, थैंक यू पंकज सर, आपने गाइड किया है तो मुझे लगा कि बाकी में मैं कुछ आपसे गाइडेंस से कुछ और सीखा हूँ सर, तो मैं उसमें भी जाना चाहूंगा, देखता हूँ इन्वेस्ट करके। सोना जी, थैंक यू मैम, थैंक यू कविता जी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सुब्रत साहू हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ।
ओके सुब्रत, आपके पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं मैं एक बार नाम दोहरा देती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, बंधन स्मॉल कैप है, निपॉन स्मॉल कैप है। और 10 साल में 1 CR फॉर रिटायरमेंट, 15 साल में 50 लाख आपको चाहिए बच्चे की बेटी की पढ़ाई के लिए, 20 साल में आपको चाहिए 1 करोड़ बेटी की शादी के लिए। फिलहाल आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.10 लैक्स है। इज दैट राइट? जी मैम, जी मैम। ओके ओके। स्मॉल कैप ज़्यादा आपने ले लिए, कोई ख़ास वजह? क्योंकि मैम मेरे पास 10 इयर्स का समय है रिटायरमेंट का। ओके और रिटायरमेंट का गोल आपने तय कर रखा है अपना, इज़ दैट राइट? जी मैम। हाँ, रिटायरमेंट के लिए आपको चाहिए 1 करोड़, काफ़ी होगा? हाँ जी मैम, काफ़ी है, क्योंकि बाकी भी जैसे सुकन्या में कुछ अमाउंट है और पीपीएफ में है और पेंशन आपको जब पेंशन हम आएंगे मिलेगी? तो उसके साथ भी कुछ मिलेंगी। जी मैम। आपकी पेंशन है ना? जी मैम, जी। ओके ओके, सो देन मोस्टली यू आर टेकन केयर ऑफ जहाँ तक रिटायरमेंट के बाद की रेगुलर इनकम की बात है, क्योंकि बेटी की शादी 20 साल में आपने उसके लिए 1 CR रखा है, रिटायरमेंट आपका 10 साल में है उसके लिए आपने 1 CR रखा हुआ है। सो रिटायरमेंट आपका पहला हो जाएगा बेटी की शादी से। और आपने सुकन्या समृद्धि जैसी किसी योजना में पैसे लगाए हैं? जी मैम, मंथली 5,000 लगाता हूँ मैम। सुकन्या समृद्धि में? ओके 5,000। कोई फिक्स डिपॉजिट है? नहीं मैम, कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है। ठीक है। 50 लाख 15 साल के बाद काफ़ी होंगे, क्योंकि आपको आज की तारीख में 50 लाख ज़्यादा लग रहे हैं एजुकेशन के गोल के लिए, बट 15 साल के बाद 50 लाख नहीं रह जाएंगे। इसकी वैल्यू बिकॉज हम इन्फ्लेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन तो डबल डिजिट में बढ़ता है, हम सब जानते ही हैं। तो वो एक गोल शायद आपको रीअलाइन करना होगा। विश्वजीत जी यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, काफ़ी क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ गोल, सो कंग्रेचुलेशंस। फंड्स को लेकर शायद आपकी डाइवर्सिफिकेशन में स्मॉल कैप की ओर झुकाव ज़्यादा है, उसको बदला जा सकता है। विश्वजीत जी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि वैसे तो साहू साहब ने काफी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई को भी कंसिडर किया हुआ है थोड़ा बहुत। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पढ़ाई का जो गोल है, अगर आज भी देखें इंजीनियरिंग के लिए करीब करीब 24-25 लाख रुपए लगते हैं, अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में करते हैं तो करीब करीब 15 साल बाद वो काफी अच्छी अमाउंट बन जाएगी। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा वहां पे और रियलिस्टिक हो सकते हैं। और मेडिकल साइड में देखें तो 1 करोड़ सवा करोड़ का खर्चा आता है अगर आज की तारीख में प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल किया जाए तो उस एजुकेशन गोल को थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं साहू साहब। बट अदरवाइज ब्रॉडली आपने काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड कर रखा है, पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल कविता जी ने जो ठीक कहा कि 2 स्मॉल कैप फंड है तो थोड़ा सा स्मॉल कैप की तरफ एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आज के मार्केट सिनेरियो को देखते हुए, जैसे पंकज जी भी अभी बता रहे थे कि जो आज का जो वोलेटाइल सिनेरियो है, इसमें थोड़ा सा लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप ज्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि वहां पे गिरावट थोड़ी कम देख सकते हैं और वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो निपॉन का जो स्मॉल कैप है साहू साहब, उसको आप निपॉन के ही लार्ज कैप फंड में स्विच कर ले, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास बंधन स्मॉल कैप ऑलरेडी है और बाकी भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये सारे ही फंड अच्छे हैं। तो इसमें निवेशित रहे, केवल एक छोटा सा बदलाव अवश्य करें। जो गोल है आपने वो थोड़ा सा एम्बिशियस रखा हुआ है, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए अगर आपने बाकी जगह ईपीएफ वगैरह से पैसा आ रहा है और 1 करोड़ का शॉर्टेज है, तो म्यूचुअल फंड से 10 साल के पीरियड थोड़ा सा कम है और यहाँ पे आपको करीब करीब 30,000 रुपए की एसआईपी चाहिए होगी, प्लस उसमें 10% का स्टेप अप भी करना होगा, तब जाके आप 1 करोड़ के गोल तक पहुंच पाएंगे। जहां तक कि बच्चों की पढ़ाई और शादी का गोल है, उसके लिए आपको 10,000 और 11,000 की एसआईपी अलग से चाहिए। वहां पे स्टेप अप की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लंबी अवधि है। तो ये 10,000 और 11,000 रुपए, 21,000 रुपए आपको दोनों गोल्स को, जो 50 लाख और 1 करोड़ का है, वहां पे आप उसके आसपास पहुंच जाएंगे। तो वो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। बट ये जो रिटायरमेंट का गोल है, थोड़ा शॉर्ट 10 साल का पीरियड है, तो यहाँ पे आपको अपनी एसआईपी भी बढ़ानी होगी और जितना हो सकता है स्टेप अप आप कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप 1 करोड़ के गोल तक यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और थोड़ा सा बदलाव निपॉन स्मॉल कैप से निपॉन लार्ज कैप, मेरे ख्याल में काफी अच्छा पोर्टफोलियो है। बाकी चीजों में आप निवेशित रहे, आपने डाइवर्सिफाई भी किया हुआ है, जैसा कविता जी पूछ भी रही थी। तो मेरे ख्याल में आपने काफी अच्छी सोच रखी हुई है। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा बदलाव करें तो काफी संभावना है आप अपने गोल के नजदीक पहुंच पाएंगे।
चलिए, कुछ बदलाव यहाँ पर फंड के लेवल से भी आपको सुझाए जा रहे हैं। सुब्रत, क्या आपको कोई सवाल पूछना है? मैम, निपॉन निपॉन मेरे पास ऑलरेडी एक मल्टी कैप है, कोटक मल्टी कैप। हेलो, जी मेरे पास बोलिए, सुन रहे हैं। मल्टी कैप, हाँ। कोटक मल्टी कैप है। हाँ, एंड तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप क्या मेरा पोर्टफोलियो में 2 मल्टी कैप ज्यादा ओवर निपॉन क्या इंडिया का बोलेगा क्या लार्ज मैम? कैप बोला है ना विश्वजीत जी? वो लार्ज कैप, साहू साहब मल्टी कैप नहीं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं पंकज जी के लिए। गुरमेल सिंह क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ? जी सर, मैडम। हाय, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हैं सर? गुड। पंजाब, संगरूर से ही बोल रहा हूँ, संगरूर पंजाब। ओके सर, आपने कुछ सवाल हमें भेजा है जहाँ पर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है 12 साल के लिए, 15,000 रुपये। 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आपकी लमसम है और 15,000 रुपये आपकी SIP है। जी है ना? जी, नहीं हमारी ना 10,000 SB चल रही है जी, SIP 10,000 सर, SIP चल रही है। 5,000 की SIP आ रहे हैं। एक तो JM फ्लेक्सी कैप में आप कह रहे हैं 2,500 की 2 चल रही है। हाँ जी, एक ना अभी शुरू हुई है, वो इस मंथ भी हुई है जी। क्या नाम है उसका? SBI मल्टी कैप जी। SBI मल्टी कैप में आपने डाले हुए हैं, तो SBI मल्टी कैप में आपने 2,500 है और JM फ्लेक्सी कैप में 2,500। हाँ, JM फ्लेक्सी कैप में 5,000, वो 1 साल हो गया। अच्छा, SBI ठीक में है। अभी इसी मंथ में शुरू हुई है, पहली किस्त अभी गई है जी। वो तो SBI में क्या राशि है? 5,000 जी। 5,000, तो 10,000 तो यहाँ पर हो गए। अब इन 10,000 पर और 15,000 बढ़ाना है कि 5,000 ही बढ़ाना है? और 10 और करना है। और 10 करना है आपको इस पे, ठीक है। और 10 लाख का 10 लाख का लमसम है। 10 लाख का लमसम है। अच्छा, SIP का और लमसम का दोनों का टाइम ड्यूरेशन 12 साल है? 12 साल बिल्कुल। ठीक है। तो आपकी उम्र है 58 ईयर्स, आप रिटायर हो चुके हैं, आपकी पेंशन आपको आती है। तो मुझे बस ये जानना है कि आप इस पैसे पे डिपेंडेंट तो नहीं हैं। अगर आपका कोई गोल इसके साथ अलाइंड है तो हमें उस गोल के बारे में जानना होगा, ताकि हम आपको बता सकें, आपको मार्गदर्शन दे सकें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क नहीं ले सकते हैं। नहीं, मैं इसे डिपेंडेंट नहीं हूँ, कोई बिल्कुल फ्री हो जाए मेरा पैसा है जी। ठीक बच्चे है, मेरे सेट ऑलराइट, हैं। वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। पंकज जी, अब बताइए, वेल्थ क्रिएशन, आई थिंक दैट कैन बी अ गोल फॉर हिम, 12 इयर्स। बिल्कुल। गुरमेल जी, देखिए, सरकारी नौकरी थी आपकी और रिटायरमेंट के बाद में पेंशन है, वो आपने कहा है, तो डिपेंडेंसी नहीं है इस पैसे के ऊपर। लेकिन ये उम्मीद से आप निवेश कीजिए कि पैसा आपका बढ़े भी और सुरक्षित भी रहे। पर म्यूचुअल फंड्स में आप जानते हैं कि संभावना जो होती है उतार चढ़ाव की रहती है, पर फिर भी एक कैलकुलेट करने के लिए अगर हम ये मानकर चले कि 12% के आसपास का CAGR आपको मिल सके, तो उस हिसाब से जो आप कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया आप लमसम में करेंगे, 10,000 की SIP चल रही है, 10,000 और बढ़ाएंगे, मतलब कि 20,000 रुपया महीना आपकी SIP हो जाएगी। तो जैसा मैंने कहा कि यदि हम उम्मीद करें कि 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ होती है, तो 12 साल के बाद लगभग 1,08,00,000 रुपए की उम्मीद आप रख सकते हैं। तो ये तो बात रही कि कितना उम्मीद रखनी चाहिए और क्या आपका जो एक्सपेक्टेशन है, वो आप यदि ज्यादा और करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। इस पैसे से इतनी उम्मीद रखी जा सकती है। स्कीम का जहां तक सवाल है, आपने ऑलरेडी एक JM फ्लेक्सी कैप फंड जो लिया हुआ है, वो भी एक डाइवर्सिफाइड फंड है। साथ में आपने SBI का मल्टी कैप फंड लिया है, वो भी एक डाइवर्सिफाइड फंड है, जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट होता है। अब क्योंकि जो लमसम करना है, इस वक्त जो सिचुएशन है मार्केट की, उसके हिसाब से मैं कहूंगा कि थोड़ा आपको रिस्क कम लेना चाहिए। तो प्योर इक्विटी फंड्स के बजाय मैं आपको हाइब्रिड फंड्स की सलाह दूंगा। तो उसके लिए जैसे ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये इक्विटी फंड है। और मेरे एसेट मल्टी कैप फंड है, लेकिन
यदि आपने ऑलरेडी जैसे भी बताया कि एसबीआई मल्टी कैप फंड आपके पास में है, तो आप उसी में भी अमाउंट बढ़ा सकते हैं, नया मल्टी कैप फंड ना ऐड करें तो भी चलेगा। तो ये जो 4 फंड्स हैं, इनमें आप जो लमसम अमाउंट है डिवाइड कर दें, 2 इक्विटी फंड है, 2 हाइब्रिड फंड है। अब बात आती है एसआईपी की। जो आप अभी एसआईपी बढ़ाना चाह रहे हैं, अमाउंट बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके लिए इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसमें एसआईपी कर लीजिए, और साथ में एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मैंने आपको एक फंड और यहाँ किया हुआ है, मेरे एसेट मल्टी कैप, पर आपने जो जानकारी अभी अभी दी है कि आपके पास एसबीआई का मल्टी कैप है, वो जानकारी मेरे पास पहले नहीं थी। तो आप एसआईपी भी उसी में कर सकते हैं, मेरे एसेट मल्टी कैप फंड को स्किप कर सकते हैं। ऑलराइट सर, कोई सवाल पूछना चाहेंगे? मैं पूछना, मैं 1.5 करोड़ की मेरे को चाहिए, कोई टारगेट टाइम है, वो कितनी आप मेरे को बढ़ानी पड़ेगी ये इन्वेस्टमेंट? 1.5 करोड़ का लक्ष्य है आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए तो आपको, और वो भी 12 साल में ही करना है? 12 साल में करना है, यहाँ 70 साल की उम्र तक ये करना है जी। ओके। पंकज जी, कितना फिर साल का 25-30, महीने का 25-30 हजार रुपए, इसको तो और ऐड करना पड़ेगा। उससे भी नहीं होगा, क्योंकि मतलब रिटर्न 12 बहुत साल अच्छे ही है। मिले तो अलग बात है, पर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं अभी यहाँ पर 12% के हिसाब से वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो 1 करोड़ 8 लाख पर पहुंचे हैं, उसमें 10 लाख लमसम का भी बड़ा हाथ है कि 10 लाख रुपया लमसम कर रहे हैं। अब यहाँ पर लमसम तो आप शायद भी नहीं बढ़ाएंगे, तो एसआईपी में आपको ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा। जो 10,000 की बात हो रही है, उसके जो 20,000 की आप बात कर रहे हैं, उसकी जगह पे 30-35 हजार रुपए की आप एसआईपी करें, तब आप उम्मीद रख सकते हैं कि आप 1.5 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे, क्योंकि समय बहुत लंबा नहीं है। अगर समय बहुत लंबा हो तो आपकी कंपाउंडिंग ज्यादा होती है। इस 12 साल की अवधि की बात करें तो करीब आप 30 से 35 हजार रुपये महीना निवेश करने का प्लान करें। चलिए, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। और पवन कुमार जी का हम सवाल लेंगे। सर नमस्कार। जी जी मैम। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? धनबाद झारखंड से। एसबीआई स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, और ये स्मॉल कैप्स हो गए। उसके बाद 2 मिड कैप्स आपके पास, कोटक का मिड कैप, मिसाल का भी मिड कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप। टाइम होराइजन 10 इयर्स, और 2026 में आपको रिटायर होना है। 20 से 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ, कि आपको 20 से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना है? नहीं मैम, ये तो मेरा 10 जो एसआईपी चली है वो तो 10 से 12 साल का टाइम है, और मैं और 10, 20, 30 और डालना चाहता हूँ 10-12 साल के लिए। 10-12 साल के लिए आप डालना चाहते हैं, ठीक है। जी, ओके, परफेक्ट। आई थिंक गोल्स को लेके काफ़ी क्लैरिटी है, तो बहुत विश्वजीत जी, कोई सवाल पूछना है आपको इनसे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। प्रदीप जी का जो पोर्टफोलियो है कविता जी, उसमें स्मॉल कैप का एक्सपोजर काफी ज्यादा है। कुल मिला के 5 फंड्स हैं मेरे ख्याल में जो स्मॉल कैप के हैं। तो पवन, मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, मार्केट को देखते हुए भी, और वैसे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप पे एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए। तो पवन जी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। 5 में से एटलीस्ट 3 फंड तो हम थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरीज में निवेश करेंगे, ताकि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर हो जाए और रिटर्न का पोटेंशियल भी कम ना हो। तो मेरे ख्याल में एसबीआई स्मॉल कैप को अगर हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में स्विच करते हैं, तो एक अच्छी डिफरेंट एक कैटेगरी मिल जाती है हमें, जहाँ पे फंड मैनेजर डिफरेंट स्टाइल से निवेश करते हैं। और दूसरा, वहीं पर क्वांट का जो स्मॉल कैप है, वहां पर भी मैं चाहूंगा कि जो आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, उसमें थोड़ा सा एक्सपोजर और इंक्रीज किया जा सकता है, जो कि एग्जिस्टिंग फंड है आपका। और एक टाटा स्मॉल कैप फंड है, बहुत अच्छा फंड है, तीनों फंड में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि ज्यादा स्मॉल कैप है तो इस वजह से चेंज किया जा रहा है। तो टाटा स्मॉल कैप को या तो फिर टाटा लार्ज कैप में, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, या जो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप के नाम से जाना जाता है, तो इस लार्ज कैप कैटेगरी में आप स्विच कर लीजिए। तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो देखेंगे तो एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक पूरा डाइवर्सिफाइड अप्रोच हो जाएगी, बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी देखेंगे तो बेहतर हो जाएगा। जहां तक कि आपका इन्वेस्टमेंट का गोल है, 20,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं, अगर हम 12% का सीएजीआर भी लेके चले, और 10 वर्ष में तो करीब करीब 46 लाख रुपए बनते हैं। वहीं पर जो आप 30 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं, अगर ये निवेश करते हैं तो ये करीब करीब 90 लाख बन जाते हैं। तो करीब करीब 1 करोड़ 40 लाख का गोल यहाँ पे अचीव होता है 10 साल में।
और ये 30 लाख जो निवेश कर रहे हैं इसको मैं प्रेफर करूंगा अभी आप हाइब्रिड कैटेगरी में ही निवेश करें, जिसमें कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। तो ये जो SIP है वो प्योर इक्विटी फंड्स में चलने दें, और बाकी जो लमसम पैसा है वो हाइब्रिड कैटेगरी में करें, जहां पर डेट इक्विटी होता है बैलेंस एडवांटेज फंड में, और मल्टी एसेट में तो गोल्ड और सिल्वर जैसी कैटेगरीज भी ऐड होती हैं। तो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाएगा, और यहाँ से आपको रिटर्न का पोटेंशियल भी कहीं कम नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये अप्रोच आप लेके चलें पवन जी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वॉलेटिलिटी से आप बचे रहेंगे, और जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आपको मेरे ख्याल से मिलनी चाहिए। विश्वजीत जी, एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आप पवन कुमार जी के सवाल के जरिए बाकी दर्शकों को समझाइए, क्योंकि देखिए वेल्थ क्रिएशन के लिए मिड कैप स्मॉल कैप्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, भले ही आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करें या आप डायरेक्ट स्टॉक्स के जरिए निवेश करें। होता ये है डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर आप जाएँ तो यहाँ पर कंपनी की पेडिग्री आपको देखनी होती है, खासतौर से अगर आप स्मॉल कैप में लगा रहे हैं और माइक्रो कैप में लगा रहे हैं, थोड़ा सा और सतर्कता आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स के भी दायरे में आते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा। पर सवाल यहाँ पर ये है कि किस हद तक इसमें आप एक्सपोजर ले सकते हैं। अगर संतुलित तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए जा रहे हैं, स्मॉल कैप्स की मैं बात कर रही हूँ, तो फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स में रणनीति कैसे बनाई जाए, वो फिर आपको कितने लेने चाहिए। सिचुएशन ओवर डिवर्सिफिकेशन की इन वन मार्केट कैप पर मैं सवाल पूछ रही हूँ, कितना होना चाहिए, भले ही डायरेक्ट स्टॉक्स के जरिए हो या म्यूचुअल फंड्स के जरिए हो। देखिए कविता जी, मेरे हिसाब से अगर पोर्टफोलियो को देखें तो डायरेक्ट इक्विटी में अगर आपके पास 4 घंटे रोज है, आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, फाइनेंशियल्स को समझते हैं, तभी आप डायरेक्ट इक्विटी में जाएं, क्योंकि आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं वहां पर। और वहीं पर म्यूचुअल फंड्स में आप एक फंड में आपको 30-40 स्टॉक्स मिल जाते हैं, तो एक डाइवर्सिफिकेशन जो मिलता है उससे रिस्क आपका काफी कम हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स मेरे ख्याल में बेहतर विकल्प है। अगर आप स्टॉक मार्केट को नहीं समझते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स को, गणित को नहीं समझते हैं, परफॉर्मेंस को नहीं समझते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। कम से कम 80% पोर्टफोलियो आपका म्यूचुअल फंड्स की तरफ होना चाहिए, और 10-15% आप डायरेक्ट इक्विटी में जा सकते हैं, वो भी प्रेफरेबली लार्ज कैप फंड्स में। क्योंकि अगर आप देखें तो स्मॉल कैप जो कि 250 स्टॉक्स हैं, वहां पे आपको बहुत हद तक रिसर्च भी आपको अवेलेबल नहीं है। वहां पे जो एक्टिव फंड मैनेजर का रोल है, जो रिसर्च करके आपको स्टॉक्स सिलेक्ट करके दे रहे हैं, वो अल्फा जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बेंचमार्क को बीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक्सपर्टीज है मैनेजर की, वो लाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो स्मॉल कैप में आप निश्चित रूप से फंड मैनेजर के तरफ जाएं, मिड कैप में भी आप फंड मैनेजर की हेल्प लें, लार्ज कैप में अगर आप थोड़ा बहुत इक्विटी का एक्सपोजर डायरेक्ट इक्विटी में जाना चाहते हैं तो वहां पे आप थोड़ा बहुत हाथ ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 80% करीब करीब म्यूचुअल फंड्स की तरफ होना चाहिए, 15-20% आप डायरेक्ट इक्विटी में कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स में भी 50 से 60% करीब करीब आपका लार्ज कैप में होना चाहिए, 15-20% मिड कैप और 15-20% स्मॉल कैप। चाहे आप एग्रेसिव निवेशक भी हैं, क्योंकि एक फंड, इक्विटी फंड अपने आप में रिस्की फंड है, तो इक्विटी अपने आप में रिस्की है। तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा स्मॉल कैप चाहिए तभी आप एग्रेसिव निवेशक कहलाएंगे, और अगर आप बहुत एग्रेसिव निवेशक है भी तो ही 5-10% आप थीमेटिक या सेक्टोरल फंड की मदद ले सकते हैं। बट अदरवाइज जितना डाइवर्सिफाइड बैलेंस पोर्टफोलियो उतना अच्छा रहता है। देखिए, ये बहुत हद तक निवेशक की रिस्क उठाने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इक्विटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ डायरेक्ट स्टॉक्स में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि एक डाइवर्सिफिकेशन का टूल आप फॉलो करें। अगर आपने कोई स्मॉल कैप फंड ले रखा है तो उस फंड में किस स्मॉल कैप स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है वो अगर आप देख लें, और अगर आपके पास कोई डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो है जिसमें भी आपने स्टॉक्स इस तरह से ले रखे हैं, ध्यान रखें कि उसमें ओवरलैप ना हो। डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस ही यही है कि ओवरलैप नहीं हो और आप पूरी तरीके से अलग अलग एसेट क्लास हो या क्रॉस मार्केट कैप्स हो, अपने रेशियो को देखें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखें। बहरहाल पवन जी, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, और कुलदीप फोन लाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार कुलदीप, कहाँ से हैं आप? कुलदीप जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कुलदीप जी, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, लेकिन मेरा सवाल, आपका सवाल मेरे पास है। एक बार हम फिर से आपको कॉल बैक करने की कोशिश करेंगे, तब शायद ऑडियो फिक्स हो जाए। इनकी उम्र 63 ईयर्स ओल्ड है, 50 लाख इनको जो है निवेश करने हैं, और
इसीलिए ये आपसे कोई प्लान भी चाहते हैं। फ़िलहाल कोई ज़िम्मेदारी इन पर नहीं है और कोई लायबिलिटी भी नहीं है जो इनको पूरा करना होगा। चलिए, हर और इस निवेश से इनको हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए, ये इनका गोल भी है। चलिए, फ़ोन लाइन पर जब तक आएँ तब तक पंकज जी इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। तुरंत प्रभाव से इनको 1 लाख रुपए चाहिए, तो एक तो कहाँ निवेश करें, चरणों में निवेश करें और तुरंत कैसे इनको पैसे मिल पाएंगे? कविता जी, बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि 50 लाख रुपया निवेश करके और 1 लाख रुपया इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहता है पर मंथ, इसका मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि 2% पर मंथ का आपको रिटर्न मिले, यानी कि 24% सालाना, जो कि इफेक्टिव से ज्यादा हो जाएगा अगर हम मंथली कंपाउंडिंग करें। 2% पर मंथ की उम्मीद रखना, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई फंड ऐसा होगा जहां से आप ये उम्मीद करें कि रेगुलरली एक साल में कभी 24 नहीं, ज्यादा भी हो सकता है, मिल जाए आपको, लेकिन कंसिस्टेंसी हो और 24% सालाना रिटर्न मिल पाए, ये मेरे हिसाब से सही एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इसके लिए कुलदीप सिंह जी अगर उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें 1 लाख रुपया मिलेगा 50 लाख रुपया निवेश करके अभी, तो ऐसे उम्मीद के साथ निवेश ना करें। दूसरी बात यह है कि अगर हम उम्मीद करें कि चलिए आप ऐसे फंड्स में करेंगे, क्योंकि आप अगर ये कह रहे हैं कि अभी निवेश करेंगे और फिर आप वहां से विड्रॉ करना भी शुरू करेंगे, तो इसके लिए डेट फंड्स या फिर हाइब्रिड फंड्स के साथ में पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। तो यदि आप उम्मीद करें कि आपको 10% के आसपास का रिटर्न सालाना मिल सके, तो ऐसे में हर महीने आपको 0.5% से विड्रॉ करना चाहिए। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि आप 0.8% कीजिए हर महीना, अगर 10% की उम्मीद भी कर रहे हो, क्योंकि समय के साथ आपके खर्चे बढ़ेंगे, वैल्यू पैसे कम होगी। तो ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपका पैसा जो विड्रॉ कर रहे हैं आप, वो लंबे समय चल सके, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और जो विड्रॉ कर रहे हैं उसे बढ़ाया भी जा सके। तो ऐसे में एक रूल है कि यदि आप 0.5% से विड्रॉ करेंगे, यानी कि अगर 50 लाख रुपया निवेश कर रहे हैं, तो आपको महीने का 25,000 रुपया विड्रॉ करना चाहिए। तो अगर कुलदीप जी आपको चाहिए कि पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका सुरक्षित रहे, और जो उस पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से ही आप विड्रॉ करें, तो ऐसे में मेरे हिसाब से 25,000 30,000 रुपया महीना विड्रॉ करने की प्लानिंग करनी चाहिए। अदरवाइज जो आपने कहा कि 1 लाख रुपया विड्रॉ करेंगे आप हर महीना, मतलब साल का 12 लाख करेंगे, 5 साल में 60 लाख रुपया, और निवेश कर रहे हैं आप 50 लाख, तो यानी कि पूरा जो अरेंजमेंट है, अगर वो बढ़ेगा भी पैसा आपका, तो 5 साल के आसपास चल पाएगा, 5-6 साल तक, और उसके बाद में जो प्रिंसिपल है, जो कैपिटल है, वो भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए पहले आपकी जो उम्मीद है, जो एक्सपेक्टेशन निवेश से, वो एक फेयर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ये समझाना बहुत जरूरी था। दूसरी बात ये आती है कि चलिए अगर आप मानकर चलते कि निवेश करेंगे और विड्रॉल छोटे रखेंगे, तो सजेशन ये है कि आप कम जोखिम वाले फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई थिंक यहाँ पर ऑडियो में कोई इशू आ रहा है, लिहाजा हम पंकज जी की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन कुलदीप जी भी शायद फ़ोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है। चलिए एक काम करते हैं हम, कुलदीप जी आप फ़ोन लाइन पर हैं मेरे साथ? हाँ, मैं सुन रहा हूँ मैम जी। पंकज जी आ गए हैं क्या वापस पीसीआर? हाँ, बोल रहे हैं पंकज जी आपकी आवाज़ चली गई थी। हाँ, अभी आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है आपकी आवाज़, बोलिए। तो मैंने ये कहा था कि जो कुलदीप जी आपने, मुझे पता नहीं आवाज कब से चली गई, लेकिन आप जो उम्मीद कर रहे हैं 1 लाख रुपया महीना विड्रॉ करेंगे 50 लाख पर, तो सालाना 24% का रिटर्न आप लेकर चल रहे हैं, जो मुमकिन नहीं दिखाई देता है कि रेगुलरली कोई भी स्कीम आपको सालाना 24% रिटर्न दे पाएगी। तो यदि आपको ये पैसा 50 लाख रुपए निवेश करना है और 1 लाख विड्रॉ करेंगे, तो 5-6 साल में पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए आप हर महीना 25,000 से 30,000 ही विड्रॉ कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए, ताकि आपका जो कैपिटल है वो बचा रहे और जो प्रॉफिट है वही आप विड्रॉ कर पाए। तो 25,000 to 30,000 रुपीज पर मंथ ही विड्रॉ करें आप, नहीं तो पैसा 5-6 साल में ये पूरा कैपिटल जीरो होने की उम्मीद रहेगी। अब आते हैं स्कीम पर, तो कम जोखिम के साथ में आप बनाएं पोर्टफोलियो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इनको शामिल करें। उसके अलावा एचडीएफसी का इक्विटी सेविंग्स फंड को आप लें पोर्टफोलियो में,
और एक आप डेट फंड भी अपने रखें पोर्टफोलियो में। इस तरह से कम जोखिम या थोड़ा इक्विटी और डेट का जो कॉम्बिनेशन है उसको लेकर आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। और उम्मीद जो है रिटर्न्स की वो बहुत ज्यादा 24% सालाना की उम्मीद ना रखें। 10-12% भी आपको मिले तो मेरे हिसाब से वो अच्छा है। और जो मैंने कहा कि 25 to 30,000 रुपीज पर मंथ ही विड्रॉ करने की स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए। कुलदीप जी, हम आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब के जरिए एक सवाल लेते हैं सचिन का। सचिन, विश्वजीत जी आपके पास होगा इनका सवाल। स्टेप अप कर सकते हैं 10% अपनी एसआईपी को। 25,200 की एसआईपी चल रही है। 45 years old, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी डिफेंस, एचडीएफसी बैफ, और रिव्यू करवाना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को। या 5 CR का इनका गोल है, बताइएगा। जी बिल्कुल कविता जी, सचिन जी का पोर्टफोलियो जो है, दो फंड तो बहुत अच्छे हैं, निपॉन स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। एचडीएफसी डिफेंस फंड एक थीमेटिक फंड है, सेक्टोरल फंड है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की है वहीं पर। और बिल्कुल कंजर्वेटिव है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। तो दोनों ही फंड बिल्कुल एक्सट्रीम है, एक बहुत एग्रेसिव और एक बहुत कंजर्वेटिव है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इनका लंबा नजरिया है तो ये दोनों फंड्स को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। एचडीएफसी डिफेंस फंड की जगह मेरे हिसाब से एचडीएफसी फंड फ्लेक्सी कैप फंड लेना चाहिए, जहाँ पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है और डाइवर्सिफाइड अप्रोच भी रहेगा। तो ये तीनों फंड्स हो जाएंगे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का जो बैलेंस होता है वो पूरा बन जाएगा। और जो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है, क्योंकि लंबा नजरिया है, तो यहाँ पे ये आईसीआईसीआई पोटेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हैं ताकि प्योर इक्विटी फंड में रहे। डेट और इक्विटी के बैलेंस की अभी इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि 10-15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। जो इनका गणित है, जो इनके एसआईपी कर रहे हैं, करीब करीब 25,200 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। अगर 12% का हम सीएजीआर लेके चले तो ये 15 वर्ष में 1,27,00,000 रुपए बन जाते हैं। वहीं पर एक लमसम पैसा भी इनके पास पड़ा है, जो आज की वैल्यूएशन है 5,30,000 रुपए, ये करीब करीब 29 लाख रुपए बन जाते हैं। तो 1,56,00,000 बन जाते हैं। और लेकिन जो इनका गोल है वो है 5 करोड़ का, तो काफी लंबा गैप है। तो 3,44,00,000 के लिए इनको अपनी एसआईपी में हर साल 20% का स्टेप अप करना पड़ेगा, तब जाके ये अपने 5 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो मेरे हिसाब से एसआईपी बढ़ानी है, स्टेप अप करना है, और जो भी इन्होंने गोल रखा थोड़ा सा एम्बिशियस है, तो कोशिश करें जितनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं उतना अच्छा है। और जो फंड में जो सुझाव है वो ये है कि एचडीएफसी डिफेंस फंड की जगह एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड की जगह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो अगर ये थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो मेरे हिसाब से ये अपने गोल के ज्यादा नजदीक पहुंच पाएंगे। बहुत खूब। चलिए, सचिन जी को ये सलाह दी जा रही है, और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने जो है दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की और मार्गदर्शन भी किया। हमें एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले एक अहम खबर दर्शकों के लिए। अगर आपका कोई शेयर या डिविडेंड फंसा हुआ है और उसे क्लेम करने में दिक्कत आ रही है, तो अब आपकी चिंता दूर होने वाली है, क्योंकि क्लेम की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सरकार बहुत जल्द IPFA पोर्टल लॉन्च कर रही है, जिसके ज़रिए आप बहुत आसानी से अपने सारे खोए हुए शेयर के पैसे, डिविडेंड्स के पैसे जो हैं वो क्लेम कर पाएंगे, निपटारा हो पाएगा। कम अमाउंट्स के दावों की प्रक्रिया आसान कर पाएंगे। तमाम शिकायतों का आपका समाधान करने के लिए कॉल सेंटर की भी योजना जो है वो बनाई जा रही है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, लोगों की चिंता, क्योंकि ये पैसा अनक्लेम पड़ा हुआ है, आपके पिता, आपके दादा या आपके घर में किसी ने भी अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है और वो पैसा गुम हो गया है या आपको पता ही नहीं है, शेयर्स के डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो इस पोर्टल के ज़रिए वो सारा पैसा आपको वापस मिल सकता है। कॉर्पोरेट अफेयर्स और IPFA जो है इस पोर्टल को लॉन्च कर रही है। डिविडेंड क्लेम की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जो है किया गया है। डिजिटल ट्रैकिंग की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी, कॉल सेंटर होगा, ज़्यादा पारदर्शिता भी होगी। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के शेयर डिविडेंड्स अब तक अनक्लेम पड़े हैं। 7 करोड़ से ज़्यादा निवेशक जो हैं प्रभावित हैं अपने फंसे हुए पैसों को लेकर। तो अब जैसे ही पोर्टल लॉन्च हो जाता है, आपको करना इतना है कि आप इस पोर्टल पर जाइएगा, दस्तावेज जो मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करने होंगे, क्लेम फॉर्म दिया होगा वो आपको भरना होगा, और उसके बाद जो स्टेटस है वो आपको ऑनलाइन चेक करते रहना होगा। उसी के बिना पर जो है, उसी के तर्ज पर जो है आपको ये पैसे भी मिलेंगे।
बहुत ज़रूरी है कि ये नौबत ना आए, इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट्स में नॉमिनीज़ का नाम आपको ज़रूर डाल देना चाहिए, ताकि जो भी नॉमिनी हो आपके बाद उनके पास ये जानकारी हो और वो क्लेम कर सके आपकी मेहनत की कमाई और आपका मेहनत का निवेश। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बहुत ही अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे। मुद्दा ये है कि पेंशन का इंतज़ाम आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में भले ही कुछ निवेश के विकल्प है पेंशन को लेके, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अब ऐसे में अगर आप वो शख्स हैं जो कि इंश्योरेंस पॉलिसीज पर डिपेंडेंट है अपने पेंशन की कमाई के लिए, तो क्या वो सही तरीका है रिटायरमेंट प्लानिंग का, पेंशन प्लानिंग का? बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।